हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू सॉल्व, जो हमारे आईसीआई के स्टडी मटेरियल में गिवन है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू। डिमांड क्या होती है इकोनॉमिक्स में? ए ऑप्शन कह रहा है इट इज़ अ डिज़ायर विद एन एबिलिटी टू पे। सिर्फ एबिलिटी टू पे से काम नहीं चलेगा कि आप पे कर सकते हो। डिमांड होती है जब आप एक्चुअली में पे करने को तैयार भी हो जाते हो। कई बार पता है लोगों के पास पैसा होता है बट दे आर नॉट विलिंग टू पे, क्योंकि उन्हें लगता है कि गुड ओवर प्राइस्ड है। क्या डिमांड का मतलब होता है? इट इज़ द नीड फॉर द कमोडिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट। सिर्फ विलिंगनेस भी मैटर नहीं करती है, एबिलिटी भी होनी चाहिए, आपके पास पैसे भी होने चाहिए। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी एट अ सर्टेन प्राइस। ये थोड़ा सा करेक्ट लग रहा है, लेकिन डिमांड की डेफिनेशन में ना टाइम भी मैटर करता है। जो हम डिमांड लेते हैं ना, वो होता है एक फ्लो कॉन्सेप्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि आपको दिख रहा है डी ऑप्शन में। क्वांटिटी जो है कंज्यूमर डिमांड करेगा एट अ प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हम डिमांड को ना वन टाइम परचेज नहीं बोलते हैं। वी वांट कि कंज्यूमर बार बार उस चीज़ को, प्रोडक्ट को अगर बाय कर रहा है ना, तो ही वो मार्केट के लिए वो डिमांड रेलिवेंट है। वन टाइम डिमांड बिजनेस को ग्रो नहीं करवा पाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्ट्रैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ। सी, इकोनॉमिक्स में दो टर्म्स होती हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक एक्सपेंशन। डिमांड की कॉन्ट्रैक्शन या डिमांड की एक्सपेंशन, ये दोनों ही होती हैं जब प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है, जब सेलर प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर सेलर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन होता है जब सेलर प्राइस प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दे और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम एक्सपेंशन। क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्शन पूछा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड का कम होना, वो किसकी वजह से होती है? गुड के खुद के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से। नहीं सॉरी, सी नहीं, खुद के प्राइस इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड कंसर्न्ड। जब सेलर ने उस प्रोडक्ट का प्राइस किसी और प्रोडक्ट के प्राइस के चेंज होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है, खुद का प्राइस चेंज होना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर एज्यूम्ड टू रिमेन द सेम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। वाइल ड्राइंग एन इंडिविजुअल्स डिमांड कर्व, कह रहे हैं जब हम डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं तो हम एक्स एक्सेस पे लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सेस पे लेते हैं प्रोडक्ट का प्राइस। कह रहे हैं जब हम डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं हम सारी चीज़ों को सेम अज्यूम करते हैं, कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, बट वन का मतलब होगा एक्सेप्ट वन, एक चीज़ को छोड़ के। डिमांड कर्व सिर्फ एक ही चीज़ को चेंज्ड मानता है और वो है प्रोडक्ट का प्राइस। बाकी सारी चीज़ों को हम कुछ समय के लिए कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सिर्फ एक फैक्टर चेंज होता है एंड दैट इज प्राइस। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एग्जाम गुड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के बदले में यूज़ हो जाते हैं टू सेटिस्फाई दी वांट। हमें कोई एक चाहिए, टी मिल जाए या कॉफ़ी मिल जाए। टी एंड शुगर आर नॉट सब्सटीट्यूट्स, दे आर कॉम्प्लीमेंट्रीज, वी नीड बोथ। सो इस क्वेश्चन का आंसर इज टी एंड कॉफ़ी, क्योंकि टी कॉफ़ी एक दूसरे के बदले में यूज़ हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग द टू एक्सेस। इसका मतलब वो ऐसे बोल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग द टू एक्सेस, एक्स एक्सेस भी और वाई एक्सेस भी। कह रहे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होती है? मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी होती है 1। एक्चुअली किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, पॉइंट इलास्टिसिटी का, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इसको मैं बी लेबल कर देती हूँ, इसको सी, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, और क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो कट कट के कितना आ जाएगा? 1। सो आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 6, लॉ ऑफ डिमांड assuming other things remaining constant establishes the relationship between। लॉ ऑफ डिमांड किसके बीच का रिलेशनशिप होता है? लॉ ऑफ डिमांड रिलेशनशिप होता है प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का। लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस राइज क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, और प्राइस फॉल क्वांटिटी डिमांडेड राइज। उसी गुड का, सब्सटीट्यूट वगैरह का नहीं। ना ही लॉ ऑफ डिमांड इनकम की बात करता है, ना ही लॉ ऑफ डिमांड दूसरे गुड्स के प्राइसेस की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे हैं आइडेंटिफाई द फैक्टर विच जनरली कीप्स द प्राइस इलास्टिसिटी फॉर अ गुड लो। कह रहे किस फैक्टर की वजह से इलास्टिसिटी लो होती है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज होना। इलास्टिसिटी का मतलब होता है डिमांड कितनी चेंज होगी, और लो का मतलब है कि डिमांड कम चेंज होगी। मतलब प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड उतनी नहीं फॉल हो रही, बहुत ज़रा सी फॉल हो रही है। मतलब बायर को फ़र्क नहीं पड़ रहा है ज़्यादा प्राइस चेंज से भी। तो अब इस ऑप्शन में देखते हैं कि कब बायर को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए ऑप्शन में कह रहे हैं वेराइटी ऑफ यूजेस फॉर दैट गुड। देखो, अगर एक कंज्यूमर के लिए
किसी गुड के मल्टीपल यूजेस हैं, इसका मतलब वो उस गुड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। क्योंकि अगर वही चीज़ बहुत जगह यूज़ होगी, लाइक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, हर जगह हर चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। लाइट के लिए भी चाहिए, फ़ैन के लिए भी चाहिए, एसी के लिए भी, फ्रिज के लिए भी, वॉशिंग मशीन के लिए भी, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें घर में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो फिर कंज्यूमर जो होता है ना वो अलर्ट हो जाता है उसकी कंजम्पशन को लेकर। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस राइज होता है ना, हर कोई अफेक्ट होता है क्योंकि हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इससे हम बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे। बट क्वेश्चन में पूछा कि बताओ हमें कब फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ तो हमें पड़ेगा फ़र्क, तो आंसर ए तो हो नहीं सकता। बी कह रहे हैं वेरी लो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। वेरी लो प्राइस को पता है मतलब, आप माइंड में अज्यूम कर लो कि कोई टॉफ़ी है 1 रुपये की और वो अब 2 रुपये की हो गई है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्राइस ऑलरेडी इतना लो था। अगर 100% प्राइस भी बढ़ गया ना, 1 से 2 रुपये का मतलब है 100% प्राइस बढ़ गया, फिर भी कंज्यूमर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता बिकॉज गुड इज़ अल्ट्रा। जैसे आप कोई गाड़ी है 5 लाख की है, उसका 100% प्राइस बढ़ गया और वो 10 लाख की हो गई है, सब बायर्स को फ़र्क पड़ेगा क्योंकि ह्यूज राइज इन प्राइस है एब्सोल्यूट टर्म्स में भी। परसेंटेज टर्म्स में तो दोनों मैंने सेम एग्जांपल लिया, यहाँ भी 100% राइज हुआ, यहाँ भी 100%, लेकिन यहाँ सिर्फ 1 रुपये से राइज हुआ है, वहाँ 5 लाख रुपीज़ से राइज हुआ है। तो यहाँ हमारी इलास्टिसिटी जो होगी बहुत लो होगी, हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 का 2 रुपये भी हो गया, पीपल विल स्टिल बाय दैट टॉफ़ी। यहाँ पे 5 लाख से 10 लाख हो गया, डिमांड बहुत ज़्यादा गिर जाएगी इस प्रोडक्ट की। सो बी सही है, बट सी और डी भी पढ़ते हैं। सी में कह रहे हैं अगर किसी गुड के क्लोज सब्सटीट्यूट्स है, क्लोज मतलब मेरे लिए परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, मुझे टी दे दो या मुझे कॉफ़ी दे दो, या फॉर एग्जांपल टी कॉफ़ी कईयों के लिए सब्सटीट्यूट्स नहीं होते ना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आप टाटा टी दे दो या आप मुझे ताजमहल की चाय दे दो, दोनों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे आर बोथ परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, दे आर बोथ वेरी वेरी क्लोज सब्सटीट्यूट्स। तो अगर इसमें से किसी एक गुड का प्राइस राइज हो रहा है और दूसरे का नहीं हो रहा है, सारे बायर्स इसको छोड़ के दूसरे गुड पे शिफ्ट हो जाएंगे, इसकी डिमांड में भी बहुत ज़्यादा गिर जाए, बहुत ज़्यादा हम रिएक्ट करेंगे क्योंकि हमारे लिए इसका दूसरा सब्सटीट्यूट ईजीली अवेलेबल है। फोर्थ कह रहे हैं हाई प्रोपोर्शन ऑफ द कंज्यूमर्स इनकम स्पेंट ऑन इट। कह रहे हैं अगर कंज्यूमर की बहुत ज़्यादा इनकम खर्च हो रही है किसी गुड पे, तो हम रिएक्ट भी बहुत ज़्यादा करेंगे क्योंकि अगर हमारा सारा पैसा ही उसी फील्ड में जा रहा है और वो चीज़ महंगी हो गई है, हमारा इतना ज़्यादा पैसा जा रहा है उस फील्ड में और वो चीज़ महंगी हो गई है, तो हमारा रिएक्शन भी ज़्यादा आएगा। बट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि हम रिएक्ट कम कब करेंगे, सो आंसर इज़ बी। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कोएफिशिएंट का मतलब होता है वैल्यू। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी व्हेन द परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज स्मॉलर दैन द परसेंटेज फॉल इन इट्स प्राइस। कह रहे क्वांटिटी डिमांडेड कम चेंज हो रही है और प्राइस ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो हम बोलते हमारा आंसर क्या आएगा, इट विल बी लेस देन 1, क्योंकि इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और अगर न्यूमरेटर कम चेंज हो रहा है और डिनोमिनेटर ज़्यादा चेंज हो रहा है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, न्यूमरेटर कम चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर ज़्यादा, तो जो मेरा आंसर आएगा वो लेस देन 1 आएगा। और लेस देन 1 के बदले में एग्जाम में एक और भी वर्ड लिखा हो सकता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इन इलास्टिक डिमांड। क्वेश्चन नंबर 9, इन केस ऑफ एन इन्फीरियर गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकम इलास्टिसिटी इज, इन्फीरियर गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी होती है नेगेटिव। इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जब किसी कंज्यूमर की इनकम राइज होती है और आप उस गुड की डिमांड कम कर दो। देखो इनकम राइज होते ही ना आप शायद ये सोचोगे कि डिमांड तो बढ़ती है मैम, लेकिन हम कुछ गुड्स की डिमांड कम भी करते हैं, लाइक लो क्वालिटी गुड्स, सब स्टैंडर्ड गुड्स। अब हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज कर देंगे, अब हम थोड़ा महंगे सामान की तरफ जाएंगे, तो कुछ बेकार गुड्स की डिमांड कम करेंगे, तो वो जो बेकार हैं उनको हम बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। और इसका कोई फिक्स्ड एग्जाम्पल नहीं होता, इन्फीरियर गुड्स हर किसी के लिए अलग अलग है बिकॉज हर कंज्यूमर की इनकम अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द डिमांड इज इन इलास्टिक, इन इलास्टिक मतलब डिमांड कम चेंज हो रही है प्राइस चेंज के कंपैरिजन में, कह रहे हैं इंक्रीज इन इट्स प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर। सी अगर टोटल एक्सपेंडिचर की बात आ जाती है ना, टोटल एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मूला लगेगा ना, उसमें मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी P इंटू क्यू। क्वेश्चन में कह रहे हैं डिमांड इन इलास्टिक है और प्राइस इंक्रीज हुआ है, सी प्राइस इंक्रीज हुआ है और डिमांड इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक का मतलब होता है डिमांड कम चेंज होगी। पहले लॉ ऑफ डिमांड लगाओ, प्राइस राइज डिमांड फॉल, और कम फॉल होगी। कम क्यों फॉल होगी, क्योंकि डिमांड इन इलास्टिक है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा टोटल एक्सपेंडिचर में, इन दोनों सिंबल में से कौन सा सिंबल ज़्यादा हावी हो रहा है, कौन सा ज़्यादा सिंबल इन्फ्लुएंशियल है, इंक्रीजिंग वाला डिक्रीजिंग वाला, इंक्रीजिंग वाला क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। सो आंसर विल बी टोटल एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज, जो भी सिंबल विन करता है वही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 11, इफ रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस, कह रहे प्राइस चेंज हो या ना हो, क्वांटिटी डिमांडेड इज अनचेंज्ड। मतलब ये एक्स एक्सेस है क्वांटिटी डिमांडेड की, ये वाई एक्सेस है प्राइस की। कह रहे प्राइस चेंज हो रहा है पर क्वांटिटी डिमांडेड इज टोटली अनचेंज्ड, वो रिजिड है। तो डिमांड कर्व की शेप क्या होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल। और इसको बोलते हैं हम परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं चेंज हो रही है, और इस पर हम इलास्टिसिटी बोलते हैं इट इज़ 0. 12. Suppose the price of Pepsi increases, then the demand curve of Coca-Cola will be. See, Pepsi and Coca-Cola क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, बट वी कैन अंडरस्टैंड दैट दे आर सब्सटीट्यूट्स। तो अगर पेप्सी का प्राइस राइज होगा, लोग किस शिफ्ट हो जाएंगे, कोका कोला की तरफ, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्वेश्चन में यही पूछा कि उसके कर्व के बारे में बताओ, कोका कोला का डिमांड कर्व, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। मतलब जैसे ये डिमांड कर्व था ना, इतनी क्वांटिटी डिमांडेड चल रही थी कोका कोला की, अचानक सब लोग डिमांड बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पेप्सी का प्राइस बढ़ गया। कोका कोला के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, पेप्सी के प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एक्सेप्ट। क्वेश्चन का मतलब है, कह रहे सारे फैक्टर्स डिमांड को डिटर्मिन करता है, डिटर्मिन मतलब अफेक्ट करते हैं, डिसाइड करते हैं। कह रहे ये सारे फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट फॉर, कौन नहीं करता है। टेस्ट से डिमांड चेंज होती है। मुझे कोई चीज़ अब टेस्टी नहीं लगती तो मैं उसकी डिमांड कम कर दूँगी। मेरी इनकम बढ़ गई है तो मैं कुछ गुड्स की डिमांड बढ़ा दूँगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है सब्सटीट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्रीज। हाँ, अगर सब्सटीट्यूट का प्राइस चेंज हो गया तो भी मैं किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा दूँगी। सो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, एक्सेप्ट पूछा था ना। सप्लाई से मेरी डिमांड, मार्केट में क्या बिक रहा है, क्या सेलर सप्लाई कर रहा है, उससे मेरी डिमांड पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी डिमांड पे फ़र्क पड़ता है इन सारे फैक्टर्स से, नॉट विद क्वांटिटी सप्लाई। Question number 14. A movement along the demand curve is best described as. Movement along the demand curve. इसका मतलब होता है A से B, या ऐसे अगर मूवमेंट होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, ऑप्शंस देखते हैं, इट इज़ नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये तो इसमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो बस लॉजिक चल रहा है। मूवमेंट इसी को बोलते हैं हम, और इसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। Question number 15. If the price of Pepsi decreases, in relation to the price of Coke and 7 Up, मतलब कोक और 7 Up अभी भी सस्ती है, तो कोक और 7 Up की डिमांड को क्या होगा, बढ़ जाएगी। उनका प्राइस कम होगा, सॉरी बढ़ नहीं जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इसका प्राइस कम हो रहा है तो लोग अब इसको छोड़ के कोक और 7 Up कहाँ जाएंगे, पेप्सी की तरफ, तो इनकी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। सो आंसर विल बी, देयर डिमांड विल, दोनों की डिमांड कम हो जाएगी, बिकॉज ये तीनों ही सब्सटीट्यूट्स हैं एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 16, इफ गुड इज अ लग्जरी इट्स इनकम इलास्टिसिटी इज। इन्फीरियर गुड्स का भी पीछे क्वेश्चन गया था। इन्फीरियर गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी होती है नेगेटिव, लग्जरी गुड्स की होती है पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1, नॉर्मल गुड्स की होती है पॉजिटिव बट लेस देन 1। आंसर इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1। रीज़न ये है कि लग्जरी गुड्स है ना, डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज होती है जब हमारी इनकम बढ़ती है। प्राइस ऑफ हॉट डॉग्स इंक्रीजेज बाय 22%, प्राइस इंक्रीज हुआ है 22% से, एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय 25%। दिस इंडिकेट्स दैट द डिमांड फॉर हॉट डॉग्स इज, डिमांड ज़्यादा चेंज हुई है प्राइस के कंपैरिजन में। डिमांड की परसेंटेज 25 है, ये 22 है। आंसर इज, इसको बोलते हैं हम इलास्टिक डिमांड, जब डिमांड ज़्यादा चेंज होती है प्राइस के कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मटन इंक्रीजेज बाय 5%, मटन कोई और गुड है, उसके बाद चिकन की बात कर रहे हैं, कह रहे प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीज़ हुआ था बाय 20%। कह रहे हैं जब प्राइस चिकन का इंक्रीज़ हुआ ना तो लोग मटन पे शिफ्ट हो गए। सो द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या है इनकी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द अदर गुड। तो क्वांटिटी डिमांडेड किसकी गिवन है, मटन की, तो ऊपर लिख दो 5, प्राइस किसका गिवन है, चिकन का, तो इसको ऐसे कर दो 5/20, आंसर हो जाएगा 1/4। सो आंसर विल बी 0.25। अब ये देख लो माइनस क्या प्लस, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, तो आंसर विल बी +0.25।
क्वेश्चन नंबर 19, गिवन द फॉलोइंग 4 पॉसिबिलिटीज विच वन रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। कह रहे टोटल एक्सपेंडिचर किस केस में इंक्रीज होगा। टोटल एक्सपेंडिचर में फॉर्मूला लगाते हैं हम P इंटू क्यू। ये ऑप्शन देखते हैं। कह रहे डिमांड इज यूनिट इलास्टिक एंड प्राइस फॉल्स। ठीक है, P होता है P इंटू क्यू। कह रहे प्राइस फॉल हुआ है और डिमांड यूनिट इलास्टिक है। यूनिट इलास्टिक मतलब जितना प्राइस फॉल हुआ उतनी ही क्वांटिटी राइज होगी, सेम टू सेम। तो इसमें से तो कोई भी सिंबल नहीं जीत रहा, दोनों में से दोनों इक्वली एम्पावरिंग है। तो आंसर विल बी देयर विल बी नो चेंज इन दी टोटल एक्सपेंडिचर। तो ए तो आंसर है नहीं। बी में कह रहे हैं डिमांड इज इलास्टिक और प्राइस राइज हुआ है। प्राइस राइज हुआ है और डिमांड इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चेंज होना। पहले लॉ ऑफ डिमांड लगाओ, प्राइस राइज डिमांड फॉल्स। डिमांड बहुत ज़्यादा फॉल होगी क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है डिमांड इलास्टिक है। तो इन दोनों सिंबल में से कौन सा सिंबल जीत रहा है? फॉल वाला। सो टोटल एक्सपेंडिचर विल फॉल। सो मेरा आंसर बी भी नहीं हो सकता बिकॉज क्वेश्चन में पूछा है कि किस में इंक्रीज हो रहा है। सी देखते हैं। टी इज इक्वल टू P इंटू क्यू। कह रहे हैं प्राइस जो है वो फॉल हुआ है और डिमांड इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक का मतलब होता है कम चेंज होना। प्राइस फॉल होने पे डिमांड राइज होगी और कम राइज होगी। तो इन दोनों सिंबल में से फिर से कौन जीत रहा है? फॉल वाला। तो आंसर सी भी नहीं है। तो देखो आंसर तो डी है, बट डी भी देख लेते हैं। कह रहे हैं डी में प्राइस राइज हुआ है, डिमांड इज इन इलास्टिक। देखो प्राइस राइज होने पर डिमांड फॉल होगी और कम फॉल होगी क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि डिमांड इज इन इलास्टिक। तो अब दोनों सिंबल में से कौन सा जीत रहा है? इंक्रीजिंग वाला। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी। बाय द वे क्वेश्चन नंबर 19 वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल एक्सपेंडिचर पे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट इस मेथड पे। क्वेश्चन 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज करेक्ट। वैसे होता क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कि प्राइस, मार्केट प्राइस जब प्रोडक्ट्स का चेंज होता है तो सप्लाई कितनी चेंज होती है। देखो सेलर तो चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ता जाए, प्राइस बढ़ेगा वो और ज़्यादा सप्लाई करना चाहेंगे क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कह रहे प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है? हाउ मच क्वांटिटी सप्लाइड रिस्पॉन्ड टू अ चेंज इन द प्राइस। कह रहे प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि क्वांटिटी कितना रिस्पॉन्ड करेगी, कितना रिएक्ट करेगी जब गुड का प्राइस चेंज होगा। बिल्कुल ट्रू है। प्राइस इलास्टिसिटी इज कंप्यूटेड एज, इसका फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही इसका फॉर्मूला होता है। प्राइस इलास्टिसिटी इन द लॉन्ग रन विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द शॉर्ट रन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इसका मतलब मैं बताती हूँ। कह रहे लॉन्ग रन में इलास्टिसिटी अलग होगी। इलास्टिसिटी मीन्स सप्लाई कितनी चेंज हो रही है। देखो लॉन्ग रन में तो हर गुड की सप्लाई चेंज हो जाएगी। लॉन्ग रन में एवरीथिंग कैन बी अवेलेबल। शॉर्ट रन में आप इमीडिएटली सप्लाई चेंज नहीं कर सकते। आपके साथ कई बार हुआ होगा, आप शॉप पे गए, लाइक फॉर एग्जांपल जब फेस्टिव सीजन होता है ना, हमें जब कुछ कुछ सिलेक्टेड कुछ चीज़ें चाहिए होती है, कुछ हॉट सेलिंग आइटम्स होती है, कोई पर्टिकुलर स्वीट्स होती है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा चलती हैं। हो सकता है आपको वो ना मिले, डिमांड इतनी ज़्यादा है, सप्लाई इतनी कम है, हो सकता है आपको ना मिले और आप उसे बोलो कि भैया दे दो। वो इमीडिएटली शॉर्ट रन में उसकी सप्लाई को नहीं अरेंज कर पाएगा क्योंकि उसको बनने में लगता है टाइम। शॉर्ट रन में सप्लाई चेंज नहीं हो सकती, लेकिन लॉन्ग रन में अगले फेस्टिव सीजन के लिए वो जितनी चाहे ऑर्डर कर दो वो अवेलेबल हो जाएगी। तो लॉन्ग रन की इलास्टिसिटी अलग होती है, शॉर्ट रन में बिहेवियर अलग होता है सेलर्स का। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कह रहे व्हेन गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन। अब देखो मेंटली ना एग्जाम्पल ले लो सब्स्टिट्यूट्स का, टी और कॉफ़ी। कह रहे एक का प्राइस कम हो रहा है तो मुझे बताना कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी। अगर इसका प्राइस कम हो रहा है तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि लोग अब यहाँ से टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। कह रहा है इट लीड्स टू अ फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट्स, ये तो ट्रू है। कह रहा है व्हेन कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री ले लेते हैं टी और शुगर, वी नीड बोथ। कह रहे हैं फॉल इन द प्राइस ऑफ वन, अगर टी का प्राइस कम होगा तो शुगर की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि टी का प्राइस कम होगा तो लोग अब टी ज़्यादा बनाएंगे, शुगर ज़्यादा डिमांड करेंगे। कह रहे फॉल इन द प्राइस ऑफ वन विल कॉज द डिमांड ऑफ द अदर टू राइज, ये भी ट्रू है। हमें कौन सा बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सी कह रहे हैं एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस डिमांड फॉर द कमोडिटी ऑलवेज इंक्रीजेस, ये हो गया फॉल्स। कुछ गुड्स की डिमांड कम होती है, कुछ गुड्स की डिमांड बढ़ती है, ये जो ऑलवेज लिखा है ना इस वजह से ये फॉल्स हो गया। जब मैंने अभी बताया था इनकम बढ़ने से हम कुछ गुड्स से दूर भागते हैं, लो क्वालिटी गुड्स जिनको हम बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। बट फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं तो आंसर तो इसका सी हो गया। सी इस क्वेश्चन का आंसर है।
फॉल्स है, इसीलिए यही आंसर है डी। कह रहे व्हेन अ कमोडिटी बिकम्स फैशनेबल पीपल प्रेफर टू बाय एंड देयरफॉर इट्स डिमांड इंक्रीजेस। ये भी ट्रू है, जब कोई प्रोडक्ट फैशन में आ जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। क्वेश्चन 22, आई कैन सी आर्क इलास्टिसिटी का मेथड लगाना, तो पहले मैं उसका फॉर्मूला लिख दूँ। Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 इंटू P2 प्लस P1 अपॉन Q2 प्लस Q1। वैल्यूज़ पुट करते हैं। प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 120 टू 200। प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 120 टू 200। थिएटर मैनेज ऑब्जर्व्ड कि प्राइस राइज होने की वजह से लोग अब कम आ रहे हैं। पहले 300 लोग आते थे, अब 200 पीपल कम। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 200 माइनस 300 अपॉन 200 माइनस 120 इंटू, इन दोनों को ऐड करके लिख देती हूँ 320, इन दोनों को ऐड करके लिख देती हूँ 500। तो ये हो गया माइनस 100 अपॉन 80 इंटू 320 अपॉन 500। ये कट गया, ये भी कट गया। 8 4 32, तो ये बच रहा है -4/5। सो आंसर इज -0.8। क्वेश्चन में माइनस नहीं भी है, कोई बात नहीं, आंसर विल बी डी। अगर होता -0.8 तो मैं माइनस टिक करती। क्वेश्चन 23, इसमें भी हमें आर्क इलास्टिसिटी यूज़ करनी है मेथड। सेम क्वेश्चन है ये, P1 P2 Q1 Q2। सेम फॉर्मूला लगा के गाइस सॉल्व कर लेना। हो जाए तो बढ़िया है, नहीं हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना, मैं फिर से सॉल्व करके बता दूंगी। बट सेम होना है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन 24 कह रहे क्रॉस इलास्टिसिटी वेरी हाई कब होती है। देखो, इलास्टिसिटी का मतलब होता है डिमांड का चेंज होना। तो क्रॉस इलास्टिसिटी बहुत हाई, बहुत ज़्यादा डिमांड कब चेंज होगी? व्हेन गुड्स आर हाईली सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर। इतने ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स हैं। देखो, सारे सब्सटीट्यूट्स ना सेम लेवल के सब्सटीट्यूट्स नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टी कॉफ़ी का एग्जांपल ले लूँ, तो कई बार मन करता है कि नहीं यार चाय चाहिए, अभी कॉफ़ी नहीं चाहिए। तो मेरे लिए वो सब्सटीट्यूट्स हैं, बट दे आर नॉट वेरी मच हाई सब्सटीट्यूट्स। कभी कभी सब्सटीट्यूट का काम कर जाते हैं, बट कभी कभी रिजेक्ट भी हो जाते हैं कि नहीं, दे आर नॉट सब्सटीट्यूट्स। तो इलास्टिसिटी वेरी हाई कब होगी? आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड कब करोगे? जब वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा हाई सब्सटीट्यूट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, अगेन सेम क्वेश्चन। P1 P2 Q1 Q2। आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगा देना, हो जाएगा गाइस। क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। क्वेश्चन 26, इफ इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इन इलास्टिक है एंड इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू अकर। इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ जाते हैं मतलब प्राइस बढ़ गया, तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या होगा? क्वेश्चन में लिखा है इन इलास्टिक है, मतलब कम चेंज होगी। सो क्वांटिटी डिमांडेड विल डेफिनेटली फॉल, बट बाय अ स्मॉल अमाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था इन इलास्टिक। 27th, suppose the demand for meals is elastic and if the management is considering raising prices, कह रहे हैं प्राइस बढ़ाने का सोच रहे हैं और डिमांड इलास्टिक है, तो इलास्टिक का तो मतलब है डिमांड बहुत ज़्यादा गिरेगी। सो देयर विल बी अ लार्ज फॉल इन दी क्वांटिटी डिमांडेड। हो सकता है आपका डाउट है कि मैम बी क्यों नहीं है। जब प्राइस चेंज होता है तो हम क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज़ करते हैं, डिमांड वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। 28, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहे पॉइंट इलास्टिसिटी कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अभी पीछे क्वेश्चन में पॉइंट इलास्टिसिटी का क्वेश्चन था, आई थिंक 3rd या 4th ही था, उसका फॉर्मूला मैंने लिखा था लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। पॉइंट इलास्टिसिटी तब यूज़ होता है जब प्राइस में चेंज इज़ वेरी वेरी लो। मतलब प्राइस चेंज अगर सेलर बहुत कम कर रहा है ना, तो हम पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। जैसे ए में कहते हैं कि प्राइस डबल कर रहे हैं, तो डबल तो मीन्स 100% प्राइस, तो पॉइंट इलास्टिसिटी यूज़ नहीं होती, तो प्राइस इलास्टिसिटी यूज़ होती है। बी में कह रहे हैं रेस्टोरेंट सोच रहा है कि मैं अपने डिशेस के प्राइसेस 50% से कम कर दूँ। 50% इज़ ऑल्सो ह्यूज कट। पॉइंट इलास्टिसिटी में प्राइस चेंज बहुत कम होता है। सी में कह रहे हैं एक ऑटो प्रोड्यूसर, मतलब जो कार्ड्स प्रोड्यूस करता है, वो सोच रहा है कि अपने कार का प्राइस 100 रुपये से कम कर दूँ। 100 रुपये तो कुछ होगा ही नहीं। 10 लाख की गाड़ी का आप 100 रुपये प्राइस कम कर दोगे तो ये तो पता नहीं कितना ही पॉइंट 1 होगा, 0.0001। इस केस में हम पॉइंट इलास्टिसिटी यूज़ करते हैं व्हेन प्राइस चेंज बहुत कम होता है। 29, 30 दोनों सिमिलर क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। 29th क्वेश्चन कह रहे हैं अ प्राइस डिक्रीज विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द टोटल रेवेन्यू। सी टोटल रेवेन्यू वर्ड आए या टोटल एक्सपेंडिचर, फॉर्मूला लगता है P इंटू क्यू। कह रहे प्राइस कम हो रहा है और टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा
देखो पहले लॉ ऑफ डिमांड लगाओ, प्राइस फॉल, डिमांड पक्का राइज होगी। अब ये हमें सोचना है कि कम राइज होगी या बहुत ज़्यादा राइज होगी। राइज तो पक्का होगी लॉ ऑफ डिमांड की वजह से। अब इलास्टिसिटी हमें पता नहीं है कि कम राइज होगी या ज़्यादा, तो वो मैं जज करूँगी यहाँ से। क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, मतलब राइट साइड पे ना इंक्रीज वाला सिंबल जीतना चाहिए, तो मुझे डिमांड को इंक्रीज बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब डिमांड इज़ इलास्टिक। ऑप्शन देखते हैं, तो क्या क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा चेंज होगी या कम? इलास्टिक का मतलब ही होता है कि क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा चेंज होगी, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन क्या है, कह रहे कंज्यूमर इज ऑपरेटिंग अलोंग अ लीनियर डिमांड कर्व एट अ पॉइंट एट विच द प्राइस इज वेरी लो and quantity is very high. See, point elasticity के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी 1 होती है और इसके नीचे होती है लेस देन 1, मतलब इन इलास्टिक होती है। डी ऑप्शन का ही मतलब यही है, इन इलास्टिक डिमांड। तो ये तो आंसर ही नहीं, आंसर है हमारा बी। क्वेश्चन 30 बिल्कुल इसका सेम है, डिट्टो कॉपी है, प्लीज़ खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे डिमांड ज़्यादा इलास्टिक कब होती है? इफ़ इट एग्जिबिट्स मतलब शोज़। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिमांड इलास्टिक का मतलब क्या है कि डिमांड ज़्यादा कब रिएक्ट करेगी, कब ज़्यादा चेंज होगी। कह रहे अगर वो गुड हमारे इनकम का बहुत एक स्मॉल पार्ट है, अगर बहुत स्मॉल पार्ट है तो हम ज़्यादा रिएक्ट करते ही नहीं, हम सोचते ही नहीं। अगर पूरे महीने में मैं उस चीज़ पे सिर्फ 5 रुपये खर्च कर रही हूँ तो मैं ज़्यादा सोचूंगी ही नहीं, तो ये तो फॉल्स हो गया। गुड हैज़ मैनी सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल, ये मैं ज़रूर सोचूंगी, क्योंकि अगर सब्सटीट्यूट ज़्यादा हैं तो आई वुड ट्राई टू फाइंड दी लोएस्ट प्राइस प्रोडक्ट। ये आंसर सही है। सी नेसेसिटी, अब नेसेसिटी के केस में भी मैं कुछ नहीं कंसिडर करूँगी प्राइस चेंज को, क्योंकि वो तो चाहिए ही चाहिए। इसमें मेरी डिमांड इलास्टिक नहीं होगी, इन इलास्टिक होगी। डी कह रहे देयर इज लिटिल टाइम फॉर द कंज्यूमर टू एडजस्ट टू द प्राइस चेंज। लिटिल मतलब लेस टाइम। कह रहे कंज्यूमर के पास टाइम ही नहीं है प्राइस चेंज के वेट होने का, उसको चीज़ अभी तुरंत चाहिए, इमरजेंसी बेसिस पे चाहिए। जब उसको तुरंत ही चाहिए, उसके पास टाइम ही नहीं है वेट करने का, तो फिर तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक होगी ना, उसको प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। तो आंसर इज बी। अगेन 32 वेरी सिमिलर क्वेश्चन, सिर्फ उसका ऑपोजिट है ऊपर वाले का, तो प्लीज़ आप खुद ट्राई करेंगे। 33 इस बार हमें कैलकुलेट करनी है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन इनकम अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन क्वेश्चन में आई कैन सी परसेंटेजेस नहीं गिवन है, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय वाई। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, कंज्यूमर की इनकम राइज हुई है 30,000 से 36,000 और क्वांटिटी भी चेंज हो गई है 25 से 30। ये ओरिजिनल मैंने कुछ गलत लिखा, कंज्यूमर की इनकम, हाँ मैंने गलत लिखा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वाई होगा। वो होता है ना डेल्टा क्यू बाय पी, डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होगा, मुझे लिखते ही रियलाइज़ हो गया, इनकम और क्वांटिटी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन क्यू। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 25 अपॉन 36,000 माइनस 30,000। ओरिजिनल इनकम कितनी है 30,000, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है 25, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 6,000 इंटू 30,000 अपॉन 25, तो हो जाएगा 5 5 सा, ये कट गया, 6 5 सा, ये भी कट गया, आंसर इज 1। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होती है? टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होती है? जब MU 0 होता है, when MU is 0। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? जितना मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन भी आया सितंबर अटेम्प्ट में, सितंबर 24 में। इंडिफरेंस कर्व होता है कॉन्वेक्स शेप्ड। करेक्ट, स्केल ऑफ प्रेफरेंस गिवन इज द स्केल ऑफ प्रेफरेंस बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। क्या इंडिफरेंस कर्व में हम दो गुड्स के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं? यस, तो ये तो ट्रू है। और क्वेश्चन ने पूछा इनमें से कौन सी assumption नहीं होती, तो ए तो होती है डिमिनिशिंग MRS होता है, ये भी ट्रू है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व से अलग होती है अप्रोच।
कंज्यूमर्स विड ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ गुड टू लेस ऑफ इट, ये भी बिल्कुल ट्रू एजम्पशन है। हम इस इंडिफरेंस कर्व में ये एज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर को हमेशा ज़्यादा गुड्स चाहिए रादर देन लेस ऑफ इट। 36th क्वेश्चन, वाई डज इट स्लोप डाउनवर्ड? इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है? टू कीप द सेटिस्फैक्शन लेवल सेम। हम एक गुड को बढ़ाते हैं तो दूसरे गुड को ऑटोमेटिकली कम करते हैं। एक गुड को कम करें, दूसरे गुड को बढ़ाते हैं। हमारा पर्पस क्या होता है? टू कीप दी सेटिस्फैक्शन लेवल सेम। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे हैं, सपोज दैट द वर्कर्स इन अ स्टील प्लांट मैनेज टू फोर्स इंक्रीज इन देयर वेजेस। ठीक है, तो कह रहे हैं स्टील प्लांट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ ने अपनी वेजेस इंक्रीज करवा लिया। हाउ वुड दीज न्यू वेजेस अफेक्ट द मार्केट सप्लाई, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम? सी वेजेस बढ़ जाएगी, इसका मतलब जो सप्लायर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो अज्यूम करें अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, हमारा प्रोडक्ट बनाना महंगा हो गया लेकिन एमआरपी नहीं बढ़ा है प्रोडक्ट का प्राइस अभी भी सेम है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई विल डिक्रीज। क्वेश्चन में ये लिखा है तो सप्लाई विल शिफ्ट टू दी लेफ्ट, सप्लाई कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर, हर सेलर पता क्या चाहता है कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, तो जैसी कॉस्ट कम होती है तो उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, फिर वो सप्लाई बढ़ाते हैं। Question number 38, which of the following statement is incorrect? Indifference curve must be downward sloping to the right. क्या indifference curve downward sloping to the right होता है? True. Convexity कब होती है? कह रहे convexity implies, ये इसको convex curve ही बोलते हैं, that the slope diminishes as one moves from left to right. बिल्कुल सही, convex होता ही तब है जब slope diminishing होती है, ये भी true है। स्लोप डिमिनिशिंग होती है तो ही कॉन्वेक्स होता है, अगर स्लोप इंक्रीजिंग होती है तो शेप आ जाती है कॉन्केव। द इनकम इलास्टिसिटी फॉर इन्फीरियर गुड्स इज पॉजिटिव फॉल्स, पीछे भी एक क्वेश्चन आया था ना इस पर। इन्फीरियर गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी होती है नेगेटिव, इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन इनकम एंड डिमांड, वो होते हैं इन्फीरियर गुड्स। तो ये फॉल्स हो गया, तो आंसर तो इसका सी है, बट डी भी पढ़ लेते हैं। कह रहे टोटल इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड द प्राइस इफेक्ट। यस, प्राइस इफेक्ट का मतलब यही होता है, प्राइस चेंज होने की वजह से कितनी डिमांड चेंज हो रही है। क्वेश्चन 39 कह रहे सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ स्टैम्प्स कलेक्टेड बाय लिटिल बॉय गिव हिम ग्रेटर एंड ग्रेटर सेटिस्फैक्शन। कह रहे एक बच्चा है, उसके पास जितनी ज़्यादा स्टैम्प्स इकट्ठी हो जाती है ना, उसको उतनी ज़्यादा खुशी मिलती है। कई लोगों की हॉबीज़ होती है ना, कॉइन्स इकट्ठे करना है, इसका क्या है, स्टैम्प्स इकट्ठे करना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कह रहे हैं इट इज़ एन ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नहीं, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड में तो प्राइस इंक्रीज और डिमांड फॉल वाली बात होती है, हम प्राइस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। कह रहे जितना ज़्यादा उसको स्टैम्प्स कलेक्ट होते हैं हिज हैप्पीनेस इंक्रीजेस। कह रहे कंज्यूमर सरप्लस इज एंजॉयड इन हॉबीज़ एंड रेयर कलेक्शंस। कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला होता है प्राइस माइनस एम यू, वॉट ही इज़ विलिंग टू पे माइनस वॉट ही एक्चुअली पेज। अगेन यहाँ पे प्राइस की बात ही नहीं हो रही इस क्वेश्चन में। सी कह रहे दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज ट्रू। लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है कि जैसे जैसे आपको कोई एक गुड ज़्यादा मिलता रहता है तो आपको उससे मिलने वाली यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन, खुशी, हैप्पीनेस कम होती जाती है। अक्सर यही होता है, जो चीज़ जिस चीज़ की क्वांटिटी बढ़ जाए, लाइक फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको जीन्स चाहिए, अब आपके पास एक आ गई, दो आ गई, तीन आ गई, चार, पाँच, फिर उसकी उतनी कदर नहीं रहेगी। जो चीज़ कम क्वांटिटी में होते हैं उससे ज़्यादा खुशी मिलती है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, स्टैम्प्स भी बढ़ रही है, उसकी खुशी भी बढ़ रही है, तो ये एक्सेप्शन होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। 48, what will happen in the rice market if buyers are expecting higher rice prices in the future? देखो, अगर बायर को लग रहा है कि कल को प्राइस बढ़ने वाला है तो वो प्रेजेंट में क्या करेंगे? वो प्रेजेंट में उसकी डिमांड बढ़ा देंगे, वो प्रेजेंट में और ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि फ्यूचर में ही और ज़्यादा प्राइस बढ़ने वाला है। सो इट्स डिमांड विल इंक्रीज एंड द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। डिक्रीज तो नहीं होगी, अनअफेक्टेड भी नहीं होगी। कह रहे डिमांड फॉर वीट विल इंक्रीज। अब क्वेश्चन में वीट की तो बात ही नहीं कर रखी, क्वेश्चन में तो राइस की बात कर रखी है, तो हम सिर्फ राइस के बारे में बताएंगे। आंसर इज ए। 41, इन केस ऑफ अ गिवन गुड डिमांड कर्व इज, गिवन गुड एक्सेप्शन होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के, और इसमें डिमांड कर्व होता है अपवर्ड स्लोपिंग। 42, कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस होता है व्हाट, मैंने आई थिंक ऊपर भी P माइनस एम यू लिख दिया था ना, एम यू माइनस पी होता है, गलती से मैंने लिख दिया। वॉट ही इज़ विलिंग टू पे माइनस वॉट ही एक्चुअली पेज। कंज्यूमर सरप्लस का क्या फॉर्मूला होता है? वॉट ही इज़ विलिंग टू पे
माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। हमारी विलिंगनेस पता है कितनी किस पे डिपेंडेंट होती है, हमारी उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन पे। यूटिलिटी मीन सेटिस्फैक्शन। आई थिंक सी है, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट दैट अ पर्सन इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज, इज इट कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? यस, कॉन्वेक्स भी होता है। रीजन पे क्या होता है, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। तो ये तो ट्रू है और यही पूछा था हमसे, बट बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं एमआरएस कांस्टेंट होता है, नहीं, एमआरएस डिमिनिशिंग होता है। मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट होता है। इंडिफरेंस कर्व अलग कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल यूटिलिटी अलग है, ये तो दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है। यूटिलिटी की हम बात ही नहीं करते हैं इंडिफरेंस कर्व में। देखो इस चैप्टर में ना दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, सॉरी एक है कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम मार्जिनल यूटिलिटी की भी बात करते हैं। एक है कार्डिनल यूटिलिटी, एक है ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी में हम बात करते हैं एमयू और टीयू की। तो सी और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इनका आईसी से कोई रिलेशन ही नहीं होता। क्वेश्चन 44 कह रहे व्हेन इकोनॉमिस्ट स्पीक ऑफ द यूटिलिटी ऑफ अ सर्टेन गुड दे आर रेफरिंग टू। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूजफुलनेस ऑफ द गुड, द एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग द गुड। यूटिलिटी का मतलब होता है आपको उससे कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है फ्रॉम कंज्यूमिंग द गुड। हो सकता है किसी बच्चे का डाउट हो कि मैम इसका आंसर बी क्यों नहीं है। देखो बी का मतलब है यूजफुलनेस। यूजफुलनेस मतलब कि वो चीज़ मेरे काम आ रही है। कई बार पता है क्या होता है, हम चीज़ तो खरीद लेते हैं, उससे हमें खुशी भी बहुत मिलती है, लेकिन वो हमारे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा काम नहीं आती है। तो यूटिलिटी को ना हम सेटिस्फैक्शन से रिलेट करते हैं रादर दैन यूजफुलनेस। 45th, a vertical supply curve, vertical supply curve parallel to y-axis implies that the elasticity of supply is, इसका मतलब इस एक्सेस पे क्वांटिटी है ना, वो रिजिड है, क्वांटिटी बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, तो इलास्टिसिटी क्या होगी? इट विल बी एग्जैक्टली जीरो, बिकॉज क्वांटिटी बिल्कुल ही चेंज नहीं हो रही है, स्टबन क्वांटिटी है, रिजिड। फॉर अ नॉर्मल गुड विद अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? इनकम राइज होते ही इनकी डिमांड बढ़ती है बट कम बढ़ती है, तभी इन्हें नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप किसी गुड की डिमांड बढ़ा रहे हो, लाइक आप वेट कर रहे थे कि आपकी इनकम बढ़े तो आप उन गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, अगर ऐसे गुड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लग्जरी गुड्स, बिकॉज ये लग्जरी है, बिकॉज ये आपने खरीदी क्यों? क्योंकि आपकी इनकम बढ़ी। नॉर्मल गुड्स तो होते हैं जो हम पहले भी खरीद रहे थे, बस अब हमने उनकी डिमांड थोड़ी सी और बढ़ा दी है। तो कह रहे हैं इनकी प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है, इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है। फॉल्स, इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव। इनकी इनकम इलास्टिसिटी होती है पॉजिटिव, तो या तो हमारा ये आंसर है और यहाँ ये सी और डी, मतलब सी या डी में से है। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है? देखो प्राइस इलास्टिसिटी तो हमेशा ही नेगेटिव होती है। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब कि प्राइस बढ़ेगा तो इन गुड्स की डिमांड पक्का कम ही होगी। ये तो हर गुड्स के लिए होता है, नॉर्मल हो, इन्फीरियर हो, प्राइस इलास्टिसिटी सब गुड्स के लिए नेगेटिव है, तो आंसर इज डी। इंक्रीज इन दी सप्लाई इज ड्यू टू, कह रहे हैं सप्लाई कब बढ़ती है? जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है। ट्रू। सेलर्स वही चीज़ मार्केट में बेचना चाहते हैं जो न्यू टेक्नोलॉजी आती है। फॉल इन द प्राइजेज ऑफ द अदर गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग द सेम इनपुट्स, कह रहे दूसरे प्राइजेस गुड्स का प्राइस कम हो गया है। नहीं, ये भी ट्रू हो जाएगा ना। कह रहे इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ अ गुड, एक गुड की सप्लाई इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि किसी और गुड का प्राइस कम हो गया। अदर गुड्स का अगर प्राइस कम होगा ना तो सेलर्स ना अब ये प्रोडक्ट सप्लाई करना बंद कर देंगे। हर कोई सेलर ना ये सामान सप्लाई करेगा क्योंकि कम प्राइस में उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, अब उन्हें लॉस हो रहा है। कह रहे सेम इनपुट्स पे सेम मेहनत में ये गुड बन जाता है, तो फिर इसी की सप्लाई बढ़ा दो। जिनका प्राइस कम हो गया उस बायर्स तो उसकी तरफ भागते हैं जिसका प्राइस कम हो गया, लेकिन सेलर्स उसकी तरफ नहीं भागते जिनका प्राइस कम हो गया। तो बी भी करेक्ट है। फॉल इन द प्राइजेज ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेबर सस्ती हो गई है, रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, तो सेलर्स क्या करेंगे? प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ा देंगे, तो आंसर इज डी। कह रहे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है? इट इज़ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब रिएक्शन, कितना सप्लाई रिएक्ट करेगी किसके चेंज होने पे। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि प्राइस के चेंज होने पे कितना सप्लाई रिएक्ट कर रही है, प्राइस के चेंज होने पे कितना सप्लाई क्या रिएक्ट करती है। मैंने अभी बताया ना, जब मार्केट में गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है ना एमआरपी, तो सप्लाई उस चीज़ की मार्केट में ज़्यादा हो जाती है। 49th, हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व इम्प्लाइज दैट, हॉरिजॉन्टल सप्लाई का मतलब पता है क्या? बिल्कुल भी प्राइस चेंज नहीं हो रहा।
क्वांटिटी चेंज होती रहती है, इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, और इसका आंसर क्या होता है? इन्फिनिटी। कॉन्ट्रैक्शन कब होती है? सी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, पीछे भी क्वेश्चन गया था इस पर बेस्ड। ये हमेशा प्राइस चेंज की वजह से होता है, ये हमेशा प्राइस ऑफ द गुड कंसर्न के चेंज की वजह से, और प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन। 51st, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स को और क्या बोलते हैं? कॉन्स्पिक्यूअस होते हैं एक्सपेंसिव गुड्स, शो ऑफ करने के लिए हम उनको ये सब बोलते हैं। कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स आर ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 52 कह रहे क्वांटिटी परचेज रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन द इनकम। कह रहे इनकम चेंज हो रही है, अब देखो क्वेश्चन में चेंज लिखा है, मतलब इनकम बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, पर कह रहे क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई फ़र्क ही नहीं है। तो इस केस में बताओ इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव है, लेस देन 1 है, 0 है। आंसर इज 0 बिकॉज डिमांड चेंज ही नहीं हो रही है, सो देयर इज नो चेंज इन दी डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है ना डिमांड कितनी चेंज हो रही है। और वैसे मैं रिकॉल करवा दूँ, इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब अगर न्यूमरेटर 0 है तो आंसर क्या आएगा हमारा? 0। क्वेश्चन 53 कह रहे हैं एज इनकम इंक्रीजेस कंज्यूमर्स गो इन फॉर सुपीरियर गुड्स एंड कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स विल फॉल, दिस मीन्स इंफीरियर गुड्स हैव। देखो क्वेश्चन में ना इनकम इलास्टिसिटी के बारे में पूछा, तो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि इनकम राइज होने पे डिमांड क्या होती है। देखो वैसे तो इंफीरियर गुड्स की नेगेटिव ही होती है, बट अगर क्वेश्चन में भी यही लिखा है कि इनकम इंक्रीज हुई है तो उनकी डिमांड फॉल हो गई है, तो इनवर्स रिलेशनशिप, इनकम इंक्रीज हो रही है इनकम फॉल हो रही है, सॉरी इनकम इंक्रीज हो रही है डिमांड फॉल हो रही है, तो आंसर विल बी नेगेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंफीरियर गुड्स के इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। Question number 54. Kya when income increases, the money spent on necessaries may not increase in the same proportion. मतलब इंक्रीज तो हो रही है उतनी नहीं हो रही है, कह रहे इनकम इंक्रीज हो रही है बट डिमांड ना उतनी इंक्रीज नहीं हो रही बट हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लेस देन 1, बिकॉज लाइक इनकम 10 रुपीज़ से इंक्रीज हुई है तो डिमांड इंक्रीज हुई है बट बाय 2 रुपीज़ में भी 2 यूनिट्स, सो 2% अपॉन 10%, आंसर विल बी लेस देन 1। 55 लग्जरी गुड्स की पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है, हाई इनकम इलास्टिसिटी होती है, क्योंकि इनकी इनकम राइज होते ही डिमांड बहुत, लग्जरी गुड्स होते ही वही हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। क्वेश्चन 56 अ गुड विच कैन नॉट बी कंज्यूम मोर देन 1, नॉन ड्यूरेबल गुड, सिंगल यूज गुड्स, और लाइक फॉर एग्जाम्पल मिल्क, इट कैन ओनली बी कंज्यूम्ड वंस। कुछ गुड्स होते हैं विच कैन बी यूज्ड मेनी टाइम्स लाइक योर क्लोथिंग, फुटवेयर, देन देयर आर सम गुड्स विच आर यूज्ड फॉर लाइक मे बी 10 years, वेरी लॉन्ग लाइफ, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, AC, रेफ्रिजरेटर, AC, फ्रिज। क्वेश्चन 57 व्हाट इज रिलेटिव प्राइस? रिलेटिव का मतलब होता है किसी से कंपेयर करना, इट इज़ द रेशियो वन गुड्स प्राइस टू अनदर। 58 अ पॉइंट बिलो द बजट लाइन, बजट लाइन होती है ये, बजट लाइन होती है, इट शोज द मैक्सिमम गुड्स जो हम खरीद सकते हैं, जो हम अफोर्ड कर सकते हैं हमारी इनकम से। तो अगर कोई पॉइंट इसके अंदर होगा, व्हाट डज दैट मीन? क्या हम पूरी इनकम खर्च कर रहे हैं अपनी? नहीं, हम अपनी इनकम से कम खर्च कर रहे हैं अगर बजट लाइन के अंदर है कोई पॉइंट। तो पूरी इनकम खर्च कर रहे हैं वो वाला पॉइंट कहाँ होगा? पॉइंट ऑन दी बजट लाइन। क्वेश्चन 59 डिमांड क्या होती है? इट इज़ दी, पहला क्वेश्चन भी यही था, इसमें डिमांड की डेफिनेशन, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड दी प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सपोज पोटैटोज हैव नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, तो गुड्स कौन से हो गए? इंफीरियर गुड्स। इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है तो हम उन गुड्स को बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। 61 कह रहे प्राइस ऑफ टोमेटोज इंक्रीज्ड एंड पीपल बाय नाउ टोमेटो प्यूरी। कह रहे टमाटर के प्राइस इंक्रीज हो गए ना, तो जो रेडीमेड टोमेटो प्यूरी आती है ना, उसको बाय करने लग गए। सो इसका मतलब यू इन्फर दैट, इन्फर मतलब यू कंक्लूड, तो आप क्या कहना चाहोगे कि टोमेटो एंड टोमेटो प्यूरी आर सब्सटीट्यूट्स। एक की प्राइस बढ़ती है, अगर आप किसी और की डिमांड बढ़ा देते हो, इसका मतलब आपके लिए दोनों सब्सटीट्यूट्स हैं। चिकन और फिश आर सब्सटीट्यूट्स, कह रहे हैं ये दोनों सब्सटीट्यूट्स हैं, चिकन का प्राइस राइज हो गया तो फिश की डिमांड बढ़ जाएगी, it will increase and the demand curve for the fish will shift rightwards. Potato chips and popcorn are substitutes. कह रहे rise in the price of, ये दोनों substitutes हैं। substitutes का मतलब मेरे लिए दोनों एक जैसे से हैं, तो अगर potato chips का प्राइस बढ़ गया तो मैं पॉपकॉर्न की डिमांड भी बढ़ा दूंगी, आंसर विल बी इंक्रीज, और क्वांटिटी ऑफ पॉपकॉर्न सोल्ड विल, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। पॉपकॉर्न की डिमांड बढ़ जाएगी और पॉपकॉर्न सोल्ड की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, तो आंसर इज ए। Question 64 if the price of orange juice increases then the demand for orange juice will be, यहाँ पे हम सिंपली वो लगाएंगे
लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस, इट्स डिमांड फॉल्स। कह रहे इट्स डिमांड विल, मुझे यहाँ भी डिक्रीज दिख रहा है, यहाँ भी डिक्रीज दिख रहा है, कह रहे इट विल डिक्रीज बिकॉज दे आर सब्सटीट्यूट्स। ओ सॉरी, ऑरेंज जूस था और ये एप्पल जूस था, सॉरी सॉरी सॉरी। कह रहे प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस इंक्रीज्ड, तो अब एप्पल जूस की डिमांड बढ़ जाएगी ना, क्योंकि ये दोनों सब्सटीट्यूट्स हैं, डिमांड विल बढ़ जाएगी, इंक्रीज बिकॉज दे आर सब्सटीट्यूट्स। आंसर विल बी ए, एप्पल जूस की डिमांड बढ़ जाएगी, आंसर इज ए। क्वेश्चन 65, एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कंप्यूटर्स विल। देखो यहाँ पे कह रहे हैं डिमांड बढ़ गई है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये मैं ग्राफ से, मैं यहाँ लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगाऊंगी। लॉ ऑफ डिमांड लगता है जब प्राइस राइज होता है तो बताओ डिमांड पे क्या असर। इस क्वेश्चन में डिमांड इंक्रीज करी है तो अब लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगेगा, अब ग्राफ बनेगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं डिमांड बढ़ गई है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो अब क्या होगा, प्राइस भी बढ़ जाएगा, क्वांटिटी सोल्ड भी बढ़ जाएगी, सो इट विल इंक्रीज द प्राइस एंड द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बॉट, सो आंसर विल बी डी। प्राइस भी बढ़ रहा है और इसमें मैंने लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगाया, इसमें मैंने ग्राफ से आंसर किया।